जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस टूर में। आज हम लोग फिर एक केमिस्ट्री के नए लेटेस्ट वीडियो के साथ क्लास 11th का जो हमारा कई दिनों से हम नहीं पढ़ा पाए थे, क्लास 11th की बहुत मांग थी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की। तो हम इस बीच में बीमार हो गए, उसके बाद 12th की जब हम केमिस्ट्री डाले तो बहुत मांग आ रही थी कि 11th की केमिस्ट्री की वीडियो आए, तो नहीं आ पाई। पर आज आपकी वीडियो प्रॉपर आएगी। 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन जो आपकी इंटर और 11th की आपकी आएगी। तो आइए मेहनत करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो आज हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, कितने हैं रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। कौन सा? क्लास 11 बाबू, क्लास 11 चैप्टर 1 सही है ना? चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री तो मैंने पूरा वीडियो आप देखिए। अगर मैंने पूरा वीडियो पर नहीं देखेगा ना तो अपन ही पढ़ा रहा है, अपन पूरा ना पढ़ाए आपको और आधा पढ़ा के छोड़ दे तो क्या बोलो, आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार आप पूरा वीडियो देखिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रख जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ाए हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का नियम। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये शांत रहिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। पहले जानिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बाद जानिए कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोग का नियम। जैसे रासायनिक अभिक्रिया माना C+O2 गिव्स CO2। तो ये दोनों, ये आपके उत्पाद और अभिकारक, ये दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया है और ये जिन नियमों का पालन कर रही संपन्न हो गई, लेकिन जिन नियमों के पालन द्वारा संपन्न हुई उन्हीं नियम को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम। अर्थात आइए डेफिनेशन क्या लिखते हैं, देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, संपन्न होने के लिए, जिन नियमों का पालन करती है उन्हें, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। उसे रासायनिक संयोग का नियम समझ में क्या आया? थोड़ा बहुत चढ़ा कि नहीं चढ़ा खोपड़िया में? तो क्या आया कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए
जिन नियमों का पालन करती हैं उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने ये भी बताया कि जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, H2O ले लीजिए, H+O2, तो आप H2O जब ले लीजिए तो वो भी जिन नियम को पालन द्वारा वह रासायनिक अभिक्रिया करेगी वो क्या हो जाएगा, आपका क्या कहलाएगा बाबू, रासायनिक संयोग के नियम। यानी संयोग, संयोग मतलब जुड़ने। देखो अगर मैंने लिख लिया CaCO3, अगर मैंने लिखा तो इसको मैंने अगर तोड़ दिया तो CaO प्लस CO। तो बाबू देखिए अगर मैंने तोड़ दिया इसके तो ये आपकी संतुलित है असंतुलित है, पहला नियम तो ये भी देखेंगे, इसकी द्रव्यमान संख्या बराबर है या नहीं बराबर है ये भी देख लेंगे। समझ में आया? इसमें प्रत्येक परमाणु के तत्व इसके प्रत्येक परमाणु के तत्व के बराबर हैं कि नहीं है। ये जब नियम का इन जो नियम है, यही नियम का जो पालन करना पड़ता है वही नियम हमारे क्या कहलाते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। अब समझ में आया कि मैं पढ़ाने के लिए जिस समझ, अब सपोज दे व्यवहारिक ज्ञान समझिए कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं जिस मेथड का पालन करता हूँ पढ़ाने के लिए कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, वही मेथड मान लीजिए क्या कहलाएगा, रासायनिक संयोग का नियम। उसी प्रकार ये रासायनिक क्रिया जब संपूर्ण संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अब देखिए रासायनिक संयोग के नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिए। नंबर 1 प्रकार क्या हो जाएगा, नंबर एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम। किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 1 क्या बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा हमारा क्या कहलाएगा बाबू, सेकंड जो हमारा होगा वो होगा स्थिर अनुपात का नियम। क्या हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम। मैंने बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड बताया स्थिर अनुपात का नियम, और थर्ड जो हमारा हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। थर्ड हमारा हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा बाबू, गैलो-सैक्स लॉ। गैलो-सैक्स का नियम, जिसे गॉस का नियम भी कहते हैं। मैंने बताया, क्या बताया कि रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? पहला मैंने बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड होता है स्थिर अनुपात का नियम, थर्ड होता है गुणित अनुपात का नियम, और फोर्थ होता है तुल्य अनुपात का नियम, और फिफ्थ होता है गैलो-सैक्स का नियम। अब समझ में आया? आज हम बात करेंगे सिर्फ दो के बारे में, और इन दो के बारे में बाद में बात करेंगे, और गैलो-सैक्स लॉ के बारे में आज के तीसरे दिन बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब बात करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो इसलिए आज ये बात करेंगे। इसके खत्म होने के बाद हम आपको मोलरता, उसके बाद फॉर्मलता, मोलैलिटी मोलरता, उसके बाद नॉर्मलता, इसके बारे में पढ़ाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। बाकी तो सब केवल पढ़ने की चीज है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको लगता है कि 9th में भी है, 9th में भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, 10th में भी है और 11th में भी है। तो इसको मतलब पहले आप बता देते कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
फर्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है बाबू? इस नियम को किसने दिया था? सबसे पहले इस नियम को सन 1774 में सन 1774 में इसको लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था बाबू? लेवोजियर ने दिया। इसको किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि किसी अभिक्रिया में उपस्थित, उन्होंने क्या बताया था कि किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। उसको ना तो क्या किया जाता है? नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। इनके अनुसार क्या लिखा था? इधर लिखिए, इनके अनुसार, अभी देखो, अभी आराम समझा देंगे, आराम से विधौत व्यवहारिक ज्ञान आपको समझाएंगे। आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको केमिस्ट्री में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्रकार पढ़ाऊंगा, ऐसे प्यार नहीं होता है। ऐसे प्यार आपको केमिस्ट्री से का वादा है, मैं आकाश पांडे का वादा है कि आपको प्यार हो जाएगा इस केमिस्ट्री से, एक बार पढ़ लिया। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि इनके अनुसार किसी रासायनिक क्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो, याद रखो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सन 1774 ईस्वी में लेवोजियर ने दिया था। इतना इनके अनुसार, लेवोजियर साहब के अनुसार, किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात अब क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ तथा उसका जो उत्पाद होगा उससे निकलकर जो बनेगा वो उत्पाद होगा, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। इतना समझ में आया? ठीक है। देखो, इसका क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। इतना आपका है। ये आपके क्या है? भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, और ये आपके जो निकल कर आते हैं ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये आप क्या होते हैं? ये भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और ये क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। समझ में आया? प्रोडक्ट होते हैं। अब कभी कभी देखते हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा, गांव में बोलते नहीं कि सीमेंट और इसका कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो बोले इतने का बताते हैं कि यही सेम प्रोडक्ट है, यानी इसको मिलाने के बाद जो बनता है। अब समझ में आ गया? तो इसका मान लीजिए, इसका द्रव्यमान कितना है? WA है, और इसका द्रव्यमान कितना है? WB। इसका द्रव्यमान कितना है? WA प्लस इसका द्रव्यमान कितना है? WB। तो इसका द्रव्यमान है मान लीजिए WC, और प्लस इसका द्रव्यमान है WD। अब देखो, इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान जो होगा इसके द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा।
डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी का द्रव्यमान डब्ल्यू सी तथा डब्ल्यू डी के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम इसको ये लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी का द्रव्यमान इज इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी के द्रव्यमान के। समझ में आ गया? ये अर्थात हम इसको ये लिख सकते हैं कि डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी का द्रव्यमान मास इज इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी। अब समझ में आया कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, ये भाग लेने हैं और इनसे उत्पन्न जो ये उत्पाद हैं, इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आइए फार्मूला द्वारा हम चेक करते हैं। जैसे आप देखिए C प्लस O2 गिव्स CO2 और है AgNO3। समझ में आ गया? ये सब पे हैं, तमाम है, लेकिन क्या जरूरत है इधर देख लो। C कार्बन के यहाँ कितना है, 12। ऑक्सीजन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12। ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो यहाँ पर 32 12 44 होगा लमसम। 32 12 44 इसका निकला। देखिए इसका देखो, कार्बन का 12 इंटू में 1 ऐसे निकालते हैं, प्लस में 16 इंटू में 2 2 है। समझ में आ गया? तो 12 एक कम 12 और प्लस में 16 दूनी 32, तो कितना हो गया, 44। देखो इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं। अब द्रव्यमान संख्या नहीं निकालना, हम बता देंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि सोडियम के 23 होता कि नहीं होता, होता है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 100% है, आपको याद करना पड़ेगा बाबू। तो ये याद हो गया, तो आप इधर देख लीजिए कि C प्लस O2 इसका जब द्रव्यमान देखा 44 निकला, तो उत्पाद का भी द्रव्यमान CO2 जब बना तो इसका भी द्रव्यमान क्या निकला, 44 निकला। यहाँ भी कार्बन का 12 है, यहाँ भी कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का यहाँ भी 32 है, ऑक्सीजन के यहाँ भी 32 है। समझ में आ गया? तो कहां, अर्थात कि अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ये हो गए और उत्पाद के ये उत्पाद हो गए। समझ में आ गया? इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। बहुत एग्जांपल हैं, आप कहीं से भी एग्जांपल ले लीजिए। जब तक मैंने क्या बताया था, और यही जो नियम का पालन कर रहा है, यही तो रासायनिक संयोग का नियम। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। हम देखो पढ़ाई करिए, मन लगा के करिए, खुद चौंधिया के करिए पढ़ाई। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर स्थिर अनुपात का, स्थिर अनुपात का नियम का मतलब होता है, स्थिर का मतलब ही होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। मैं समय क्या रुका हुआ। आप स्थिर तो जानते हैं, स्थिर का माने ही है रुका हुआ। और अनुपात रेशियो, और उसी का नियम बना, यानी दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा रुकी हुई और बीच में रेशियो है। यही चीज है, दो चीज हैं रुकी हुई हैं, उसी के बीच का अनुपात। अब दो चीज क्या होती हैं, आइए उसके बारे में अपने क्या होती हैं। इसको किसने दिया था, सन 1799 में ईस्वी में इसको किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। इसको किसने दिया था बाबू, 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था किसी भी यौगिक
के किसी भी यौगिक में उनके घटक परमाणु, किसी भी यौगिक में उनके घटक परमाणु उनके परमाणु का द्रव्यमान के अनुपात के सदैव स्थिर होता है। सदैव स्थिर होता है। क्या होता है? क्या होता है? सदैव स्थिर होता है। किसी भी यौगिक में उनके घटक परमाणु का द्रव्यमान के अनुपात के सदैव स्थिर होता है। नहीं समझ में आया? चाहे वो जहां भी प्राप्त किया जाए, एक पॉइंट लिख लो कि चाहे वह जहां भी प्राप्त किया जाए। बाबू क्या बताया कि चाहे वह जहां भी प्राप्त किया जाए, समझ में नहीं कैसे समझ में आएगा? दिमाग लगाओ, आओ तो हल्का मचाओ। क्या मैंने बताया? एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल को एकदम पल कर दीजिए। एप्पल बना के खाइए, एग्जाम्पल ऐसे पढ़ा दूंगा। एग्जाम्पल बोलिए तो H2O, H2O का रेशियो कितना होता? 1:8। 1:8 होता नहीं होता? CO2 का कितना होता? 3:6। तो 16 होता है। लमसम किया 3:8 होता है। 3:8 होता है। तो अब देखिए कैसे रेशियो निकालते हैं। जैसे अनुपात H2O है, हाइड्रोजन का कितना है? 2 और ऑक्सीजन का कितना है? अनुपात बीच में। और ऑक्सीजन का कितना है? पढ़ाने की टेक्निक है 16। ऑक्सीजन का कितना? 16। H2O अनुपात याद कर रहे हैं बाबू? अनुपात जब भी रहेगा या फिर बटे में रहेगा और या फिर गुणे में, उसको कर लेते हैं। और H2O 2:16 कैसे निकला? यही तो समझ नहीं है। अब ये कहां से समझ में आएगा बाबू? इसको भी समझा देते हैं, क्योंकि आकाश पांडे क्लास लेता है तो अलग तरीके से लेता है, बिल्कुल अलग से पढ़ाएगा। कैसे? ये 16 और 2 कहां से आया? अब समझ में आ रहा है कि अनुपात ज्ञात कर रहे हैं कि द्रव्यमान निकाल रहे हैं। अब देखो कैसे होगा। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, इस हाइड्रोजन द्रव्यमान 1 होता, प्लस में कितना लगा दिया? 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता? द्रव्यमान संख्या 16 होता, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो मैंने क्या होता? अनुपात जब भी निकालते हैं तो उसकी परमाणु क्रमांक से नहीं, उसकी द्रव्यमान संख्या से निकालते हैं। समझ में आ गया? कभी भी अनुपात निकालिए तो उसके द्रव्यमान संख्या से निकालिए। तो 8 हो गया, तो इसका और छोटा सा भाग क्या होगा? 1, और इसका और छोटा सा भाग क्या होगा? 8। तो 1:8। चाहे वो आप नरवा में प्राप्त करें वही पानी, चाहे वो नाले का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, कृत्रिम का हो, कहीं से भी प्राप्त किया जाए, ये जल H2O, इसका अनुपात सदैव स्थिर रहेगा, 1:1 ही रहेगा। समझ में आया? अर्थात ऐसे समझो कि जैसे कोई व्यक्ति हो और उसकी हड्डी रख दो, यहां पर 2 हड्डियां आपको रख दी जाएं तोड़कर, तो वो 2 जितनी बड़ी रहेंगी, तो मान लीजिए उसी का दोनों का एक अनुपात है जो हमेशा स्थिर रहेगा। उनको जहां पर रख दिया जाएगा वहीं पर रखी रहेंगी। उनको कहीं भी उठा के रख दो, वो उतनी ही बड़ी है। समझ में नहीं आया? अब ऐसे समझो, 1:8 है इसका। CO2 को देखो, CO2 कार्बन इसका 32 है, इसका 12, इसका 6 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 8 हो गया। अब ये जो 3:8 है इसका,
ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से प्राप्त किया जाए, कितने गंदे से गंदी जगह से प्राप्त किया जाए, इसका जो अनुपात होगा यही होगा। अर्थात कि स्थिर अनुपात का नियम यही कहते हैं, मैंने क्या बताया कि दो आपके नंबर हो और वो नंबर स्थिर हो बिल्कुल और उनके बीच अनुपात लगा हो, वही क्या कहता था, स्थिर अनुपात। यानी कि ये दोनों स्थिर रहेंगे और ये अनुपात भी क्या रहेगा, लगा रहेगा, और इनको कहीं से भी प्राप्त किया जाए किससे किएगा, ये स्थिर अनुपात का नियम हो जाता है। अब समझ में आ गया? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री। तो मैं आशा करता हूं, और देखो पढ़ाई करना तो बिल्कुल मन लगा करो, क्योंकि असफलता आपके जीवन में बहुत आती रहेगी, जीवन में असफलता, क्योंकि लाइफ जो है संघर्षमय है। लाइफ में जितना संघर्ष होगा उतना आगे जाओगे, क्योंकि संघर्ष, देखो संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन जो उसी संघर्ष में जेल गया तो वो रह गया, और जो पार हो गया तो पार हो गया। जिस प्रकार गिद्ध बरसात में ऊपर चला जाता है और कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, वो घोंसले ढूंढने लगते हैं, बिल ढूंढने लगते हैं, और पानी निकलने के बाद वो बिल से निकलते हैं, लेकिन वही गिद्ध क्या होता है, आसमान को चीरते हुए निकल जाता है और कहता तू बस बाद में परिस्थिति को नीचे दबा के लौटता है। तो उस गिद्ध की तरह बनो कि परिस्थिति को चीरते हुए निकल जाओ, ना कि उसी परिस्थिति में रुक जाओ। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, और ये पढ़ाई और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।